हेलो डियर स्टूडेंट्स, संभव अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलीप पांचाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है। और आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करते हुए हम लोग टॉप लेवल पे जाएंगे। तो पहला ही लेक्चर है तो थोड़ी सी बातें समझ लेना बहुत जरूरी है। बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या है, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट नहीं करके थोड़ा सा अपर लेवल से स्टार्ट करता हूँ तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उन क्वेश्चन के जवाब प्रॉपरली नहीं दे पाओगे और बीच बीच में अटकोगे। तो आपकी जो कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम पड़ जाएगी, आप लूज रह जाओगे, आप कमजोर रह जाओगे, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो 100% श्योरिटी अगर जनरेट करनी है सिलेक्शन के लिए, चाहे आईआईटी जेई मेंस हो, एडवांस हो, या नीट हो, या बोर्ड लेवल का एग्जाम ही क्यों ना हो, समझना है तो कंसेप्चुअली चलना पड़ेगा, जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जाके हम टॉप लेवल तक जा सकते हैं। टॉप लेवल तक जाने के बाद भी आपको यह महसूस नहीं होगा हम कितने आगे आ चुके हैं। आपको यही लगता रहेगा कि अरे यार बहुत इजी है, बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। तो आपको आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा और आपकी एबिलिटीज बढ़ती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एडवांस लेवल या मेंस और नीट लेवल जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए, ठीक है ना, या बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कब आप प्रिपेयर हो गए पूरे 100% मार्क्स लाने के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। कंटिन्यूअसली बस मेरे साथ चलते जाइए, मेरा हाथ थाम लीजिए एक बार। अगर 100% सक्सेस होना है तो मुझ में विश्वास कीजिए, मैं 100% आपको सक्सेस दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। आपको विश्वास करना पड़ेगा। टीचर में अगर 100% विश्वास है तो इट्स ओके। अगर जो 0.1% भी या 0.01% भी विश्वास नहीं है अगर, तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है। तो मुझसे पढ़ना चाहते हो तो 100% विश्वास रखिए और पूरे लेक्चर्स को बिल्कुल ध्यान से समझते चले जाइए। ठीक है, देखते चले जाइए, आप देखते जाएंगे तो उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा कंफर्म। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम लोग जीरो चैप्टर में क्वांटम नंबर्स का डिस्कशन करेंगे बेटा। ठीक है। क्वांटम नंबर्स का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी लेंगे, आप बहु प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसमें। फिर उसके बाद सम अदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जिसमें होन्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देंगे, जो नॉन मेटल एटम्स होते हैं, पी ब्लॉक एटम्स। पी ब्लॉक में कुछ नॉन मेटल एटम्स हैं, ज्यादातर पी ब्लॉक में ही है नॉन मेटल्स। और एस ब्लॉक में जो हाइड्रोजन एटम है आपका, वो भी जनरल नॉन मेटल कंसिडर किया गया है। ठीक है, उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद हम कोवेलेंसी एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानकारी लेंगे। कोवेलेंसी एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानकारी मिलने के बाद फिर हम और एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स वो सीखेंगे। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है। चलो, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आयंस की भी कोवेलेंसी के बारे में जानकारी देंगे आपको। ठीक है। तो आयंस की कोवेलेंसी के बारे में जानकारी देने के तुरंत बाद हम आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, सभी के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाएंगे। और आयंस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो सब चालू करेंगे हम। तो अभी चूंकि फर्स्ट लेक्चर है तो आप लोग प्लानिंग में आपको बता दे रहा हूं कैसे क्या करना है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चले। 100% सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है।
तो क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ये करेंगे। ये जीओसी के अंतर्गत आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, जीओसी। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है आरएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी सीख चुके होंगे सीक्वेंस में, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, आईआईटी एडवांस में जो होता है इससे क्वेश्चन बनता है। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इंक्लूड करके काफी शानदार शानदार क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल उस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात यह है कि जैसे नोमेन क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में भी ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ चुके होंगे, तो इसका काफी ज्यादा यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद जो है, इतना पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका। उसमें जो है बॉन्ड ब्रेकिंग हम सीखेंगे। बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइप्स जो होते हैं, दो टाइप्स, होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस, ये हम पढ़ेंगे। होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस पढ़ने के बाद, अच्छा, होमोलिसिस हेट्रोलिसिस पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म होती है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, फिर होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो होमोलिसिस से न्यूट्रल इंटरमीडिएट बनते हैं, हेट्रोलिसिस से आयनिक इंटरमीडिएट बनते हैं। तो इंटरमीडिएट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो अगला पॉइंट होगा हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो होते हैं, न्यूट्रल इंटरमीडिएट तीन टाइप, न्यूट्रल इंटरमीडिएट तीन टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है कार्बन फ्री रेडिकल, दूसरा कार्बिन, कार्बिन दो टाइप के होते हैं, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। फिर अगला पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रीन, नाइट्रीन भी दो टाइप के होते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन। उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे आयनिक इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का दो क्लासिफिकेशन करेंगे, न्यूट्रल एंड आयनिक। न्यूट्रल मैंने बता ही दिया, अब आयनिक की बात करते हैं। आयनिक इंटरमीडिएट्स को चार्ज इंटरमीडिएट्स भी कहा जाता है। आयनिक इंटरमीडिएट दो टाइप के होते हैं, केटायन इंटरमीडिएट एंड एनायन इंटरमीडिएट। केटायन इंटरमीडिएट को पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट भी कहा जाता है, एनायन इंटरमीडिएट को नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। इंटरमीडिएट्स के बारे में पूरी जानकारी हम लोग देंगे। इंटरमीडिएट में हम आपको डिस्कस कराएंगे कि मैग्नेटिक नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है ना। तो वो सब चीजें हम उसका डेफिनेशंस लिखाएंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस कराएंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, शेप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। मॉलिक्यूल का जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये सभी इंटरमीडिएट्स जो है उनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। इतना करने के बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पे आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है हमें? पहला हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं। आई इफेक्ट दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद अगला चीज पढ़ेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने के बाद, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड एल्कीन के बारे में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की डिटेल हम पढ़ेंगे। एनाइंस हाइपर कॉन्जुगेशन कभी शो नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे नीट लेवल के। अभी स्टार्टिंग है तो आप फोकस करिए कि नीट और मेंस लेवल के ही क्वेश्चन बन पाएंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन अभी नहीं बनेंगे। लेवल जैसे आपका मेंटेन होने लगेगा, आप बड़े लेवल पे चले जाओगे तो आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन अपने आप बनना चालू हो जाएंगे। तो पहले हमें मेंस लेवल में टॉप करना है, टॉप फर्स्ट रैंक तक जाने की हमें प्रयास करनी है, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एडवांस को भी हम क्रैक करें टॉप लेवल पे, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कर पाते हो, ठीक है ना। मैं तो समझा दूंगा पूरा 100%, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कैप्चर कर रहे हो, कितना मन लगा के तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया इसमें, आगे की बात करते हैं। मैं बोल रहा था इंटरमीडिएट्स के बारे में जानकारी लेने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट।
आईपेक के बाद हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन का डिस्कशन किया जाएगा। एनाइंस कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते, जैसे एग्जांपल के तौर पर कार्ब एनाइन कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में, कॉन्जुगेशन के बारे में। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हम बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देंगे कैंडल्स का और उससे समझाएंगे आपको बढ़िया तरीके से। 3 केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला केस कब सिस्टम कॉन्जुगेट होगा, और दूसरा केस कब सिस्टम कॉन्जुगेट नहीं होगा, ये जानना भी जरूरी है। और तीसरा केस एक और है जिसमें भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मतलब सिस्टम आपका कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे एटसेट्रा। अब फिर उसके बाद देखो आगे की बात करें हम लोग, कॉन्जुगेटेड सिस्टम सीख जाओगे, बहुत ही बड़े लेवल पे आप पहुंच जाओगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाना सिखाऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, काफी सारे एग्जांपल्स दूंगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करवाने की प्रैक्टिस कराऊंगा फुल। फिर उसके बाद कॉन्जुगेटेड सिस्टम जैसे ही हमारा तैयार होगा तो आप लोग जो है मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में जानकारी आसानी से ले सकते हो। मेनली क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ने का कारण यही है कि हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट ढंग से पढ़ सके। तो मेसोमेरिक इफेक्ट, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, मोबाइल मतलब मेसोमेरिक हो गया एक तरह से। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं, तो क्या कहलाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है। मेसोमेरिक इफेक्ट को एम इफेक्ट कह सकते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट को कैपिटल एम इफेक्ट भी कहा जाता है। एम इफेक्ट 2 प्रकार का होता है, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। जैसे आई इफेक्ट 2 प्रकार का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। ठीक है, वैसे एम इफेक्ट भी 2 प्रकार का होता है, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। एम इफेक्ट पढ़ने के बाद हम लोग जानकारी लेंगे एरोमेटिसिटी की। ठीक है, एरोमेटिसिटी के बारे में हम डिटेल में जाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, हकल्स रूल्स के बारे में जानकारी हम लेंगे। ठीक है, और उतना पढ़ेंगे प्लेनरिटी के ऊपर बेस्ड भी एग्जांपल्स हम देंगे। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं है उसके ऊपर भी बेस्ड हम देंगे साइक्लिक कंपाउंड्स में एग्जांपल्स। काफी सारे एग्जांपल्स लेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे और काफी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे। एरोमेटिसिटी पढ़ने के बाद फिर अगला हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेवल आता है। नेक्स्ट लेवल आने से पहले देखो एक कार्बोकेट स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग। अगला लेवल क्या रहेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का अप्लाई करके, इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को अप्लाई करके हम लोग डिफरेंट कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कार्बोकेटाइंस। ठीक है, ऐसे हम ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कार्बन फ्री रेडिकल्स देखेंगे। ऐसे ही हम ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स देखेंगे, कार्बेनाइंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, सॉरी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कार्बेनाइंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बोकेटाइंस का रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे उसके बाद। तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट किनका होता है और किनका, कौन से कार्बोकेटाइंस ऐसे हैं जिनका कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, और कौन से ऐसे कार्बोकेटाइंस हैं जिनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है वो हम जानेंगे। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का टाइप क्या क्या है, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे कौन सा शिफ्टिंग पहले होगा। ठीक है ना, ये पढ़ने के बाद फिर हमारा आता है नेक्स्ट लेवल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहां से भी एक शुरुआत की जा सकती है, एक बड़े लेवल से। तो हम इतने लेवल पे आने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े लेवल पे ले जाने का प्लान कर चुके होंगे। ठीक है, इस प्लानिंग में क्या रहेगी हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहला हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, दूसरा डेफिनेशन पढ़ेंगे बेस क्या होता है, तीसरा डेफिनेशन पढ़ेंगे
इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, चौथा डेफिनेशन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पांचवा डेफिनेशन पढ़ेंगे लिविंग ग्रुप क्या होता है, और छठा डेफिनेशन हम पढ़ेंगे सोलवेंट क्या होता है। सोलवेंट के टाइप्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये तो पढ़ेंगे ही सही, इलेक्ट्रोफाइल के टाइप्स के बारे में साइज के आधार पर जानकारी लेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है ये तो पढ़ेंगे ही सही, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स चार्ज के आधार पर जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड वीक न्यूक्लियोफाइल, उसकी भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, एसिड, बेस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप एंड सॉल्वेंट, ये बेसिक डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये बेसिक डेफिनेशंस कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है रिएक्शन मैकेनिज्म लॉन्च कर सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म का डिस्कशन करेंगे हम लोग उसके बाद। तो रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले जितना मैंने बोला है उतना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इतना आता है तो उसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वस एल्कोहलिक केओच क्या होता है, एक्वस केओच क्या होता है, केओच सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में। तो केओच सॉल्यूशन दो प्रकार के, एक तो एक्वस केओच सॉल्यूशन और दूसरा होता है एल्कोहलिक केओच सॉल्यूशन। एक्वस केओच को पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एल्कोहलिक केओच को भी पूरा डिटेल में समझाऊंगा मैं। ठीक है, इतना समझने के बाद उसके बाद हम लोग जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले SN2 रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर E2 रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर SN1 पढ़ेंगे, फिर E1 पढ़ेंगे। लेकिन ये रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड बेस रिएक्शन, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। और वैसे ही प्रायोरिटी में पहले ही हम पढ़ लेंगे E1CB रिएक्शन भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये ज्यादा, अगर एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल हो गई तो फिर बाकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है कोई भी। E1CB रिएक्शन पॉसिबल होगी तो बाकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर एसिड बेस रिएक्शन या E1CB रिएक्शन अगर नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि रिएक्शन E2 है कि नहीं है। ये E2 SN2 प्रायोरिटी में आएंगे पहले, फिर उसके बाद क्या आएंगे SN1 एंड E1 आएंगे। एल्काइल हैलाइड चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, एल्काइल हैलाइड की। ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड में किस तरह से डिस्कस किया जाएगा तो ये हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है चैप्टर्स का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर्स का डिस्कशन करेंगे। पहला चैप्टर आपका लेते हैं हम लोग। चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट एकदम से नहीं किया जाएगा, पहले जो है हम पूरे चैप्टर्स में जो मेन मेन थ्योरी है उसके मेन जो की पॉइंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका रिएक्शन वाला, वो उसको फेच करेंगे हम लोग, उसको निकाल लेंगे बस। ठीक है ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, कम से कम समय में हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेंगे। पहला चैप्टर आपका आता है एल्केन। एल्केन में हम लोग जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझाएंगे बस। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है एल्कीन। कार्बन कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, उनके बीच में पाई बॉन्ड अवेलेबल है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, क्यों देते हैं, क्या है, पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, 100% आपको समझ में आएगा। स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल एंड लार्ज इलेक्ट्रोफाइल दो केसेस लेने पड़ेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एल्काइन। एल्काइन में भी कार्बन कार्बन के बीच में दो पाई बॉन्ड्स होती है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है ना। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड है तो नॉन पोलर पाई बॉन्ड कहलाएगी। और जहां नॉन पोलर पाई बॉन्ड होती है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, वो देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्किन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्काइन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिसिटी रिगेन करना चाहता है, एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक रिंग की हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये तो पार्ट हो गया 11th लेवल तक के लिए। फिर 12th क्लास लेवल का जो पार्ट जो होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। एल्काइल हैलाइड 11th हो चाहे 12th हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है, तभी जाके आपको बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ सकती है, अदरवाइज ऑर्गेनिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो 11th वाला पोर्शन आपका बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग होना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं उसके अकॉर्डिंग। आप कहीं से भी पढ़े हो, कैसी भी तैयारी की हो, इट डज नॉट मैटर फॉर मी। मैटर ये करता है कि मैंने जैसे पढ़ाया वैसा तैयारी आपका है।
अगर यस आपका तैयारी है तो मैं 100% मार्क्स आपको दिलवा सकता हूँ। ठीक है, आप तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम जो बात कर रहे थे वो है पहला चैप्टर में इलेक्ट सॉरी 12th वाला पोर्शन पे आ जाएंगे, एल्काइल एलाइड। तो जो एल्काइल एलाइड है, एल्काइल एलाइड जो है वो कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, तो अभी मैं बता ही चुका था, E2 SN2 SN1 E1, ये सब रिएक्शन देखने को मिलेगी एल्काइल एलाइड में। एराइल एलाइड एरोमेटिक रिंग है, हीट कर देंगे, सॉरी बिना हीट किए बात करें तो एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ES रिएक्शन। अच्छा, और बाकी रिएक्शंस भी हम इसमें सीखेंगे, काफी सारा डिस्कशन हम कराएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप्स। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका एल्कोहल, देन फिनोल, देन ईथर। तो एल्कोहल चैप्टर में और ईथर चैप्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एल्कोहल चैप्टर की जो रिएक्शंस होती है इनमें क्या होता है, एल्कोहल एल्कोहल वाली रिएक्शन और ईथर वाली रिएक्शन जो होती है, इसमें वीक पुअर लिविंग ग्रुप को गुड एलजी में कन्वर्ट करना पड़ता है, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए मीडियम को एसिडिक करना पड़ता है, और मीडियम जब एसिडिक हो जाता है तो SN1 E1 रिएक्शन ज्यादा लीडिंग हो जाती है SN2 एंड E2 के मुकाबले में। ठीक है, ऐसा ही ईथर में भी होगा, SN1 E1 मोर लीडिंग ओवर SN2 एंड E2। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ईथर का भी पढ़, ईथर का हो जाएगा, एल्कोहल का हो जाएगा, पूरा डिटेल में हम लोग जाएंगे, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेवल बढ़ने पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेवल को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हुए मेंटेन करें। ठीक है, कितना लेवल आपका हो चुका होगा, उसके बाद हम फिनोल की बात कर लेंगे। फिनोल में ऊपर एच है, एसिडिक एच है, तो एसिड बेस रिएक्शन दे ही सकता है। इसके अलावा और कौन सी रिएक्शन दे सकता है फिनोल, फिनोल में एरोमेटिक रिंग है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है। ये दो टाइप की रिएक्शंस की हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, एरोमेटिक ईथर वगैरह से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो हम लोग करवा देंगे आप। ठीक है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये हो गए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। तो एल्डिहाइड में और कीटोन में लिविंग ग्रुप नहीं होता है चूंकि, इसलिए इनकी जो मेनली जो रिएक्शंस होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दोनों की। कार्बोनिल कंपाउंड जो है एल्डिहाइड की भी और कीटोन की भी इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और कार्बोक्सिलिक, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। काफी सारा, काफी बड़ा टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन, काफी सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। एल्डिहाइड कीटोन आपने ढंग से अगर तैयार कर लिया तो समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत बेहतरीन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपका एसिड बेस रिएक्शन दे सकता है क्योंकि एसिडिक एच है। इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी दे सकता है ये। ठीक है, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड की जो 4 डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन दे देते हैं। और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम बात करेंगे अमीन्स की। अमीन्स के बारे में तो काफी अच्छे से जान चुके होंगे अब तक, तो इसमें डिस्कस कराने की कोई बात नहीं है। हम लोग क्या है सिस्टमेटिकली जितना डिस्कस हम कर चुके हैं ऑलरेडी उसके आधार पर चैप्टर को डिस्कस कराएंगे, अमीन्स वाला चैप्टर। ठीक है, एनिलीन्स का भी डिस्कशन करेंगे हम, एनिलीन। तो डिस्कशन जो है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स तक इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म वाइज। उसके बाद अमीन जो आता है वो इजी चैप्टर पड़ेगा, आपको इजीली आप कर पाओगे तब तक। अमीन्स तक पहुंचते पहुंचते आपकी रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। ठीक है, चलो अमीन्स तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीमर्स की। चैप्टर पॉलीमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही चैप्टर है हालांकि, लेकिन पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बुक में देखना एक बार, बुक में अच्छा डिटेल में दिया हुआ है, तो बुक को भी फॉलो करना जरूरी है पॉलीमर्स के लिए।
पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये बुक को भी आप फॉलो कीजिए तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, और बाकी तो मैं करवाऊंगा ही सही, मैं करवाऊंगा, उसको तो आप तैयार कीजिए 100%। बट और ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर लेना है, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर भी आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। लास्ट में आता है केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ कुछ में तो हटा दिया गया है कंपटीशन में, और कुछ एक में है अवेलेबल, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लास्ट में पढ़ा जाएगा वो। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था शॉर्ट मतलब ये एक इंट्रोडक्शन था कि क्या पढ़ने वाले हैं हम, कैसे तैयारी करने वाले हैं, ऑर्गेनिक हमारा कैसे तैयार होगा। ये आपको नहीं लगना चाहिए कि क्वांटम नंबर पढ़ा रहे हैं सर तो यार फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीरो चैप्टर का मतलब जीरो चैप्टर ही होता है, उसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बेसिक बैकग्राउंड अगर आपका बढ़िया से तैयार नहीं है, बेसिक लेवल अगर तैयार नहीं है, तो आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप सेलेक्ट होने वाले हो। ठीक है, अपनी मर्जी नहीं चलानी है, 100% टीचर पे विश्वास करना है तो पूरा पक्का, तो प्योर सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, तो अभी तो ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, बाकी फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट करेंगे हम लोग तो तब मैं दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग पहला लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, जिंदगी को हंसते हुए गुजारिए, है ना। टेंशन नहीं लेना किसी भी बात की, डीपी सर आपके साथ है हमेशा। तैयारी बहुत बेहतरीन कीजिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। चलो ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास में मिलेंगे पहले लेक्चर क्वांटम नंबर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।